तो आप बात समझिए, जैसे हमारे कंट्री में एक सीबीएसई होता है जियोग्राफी के बेस्ड पे कि डिफरेंट जियोग्राफी है यूपी से, तो इसको सेपरेट करके हमने उत्तराखंड बना। जिस टाइम पर ये गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज बना उस टाइम पे ये 8वीं सूची के अंदर नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। आई होप सब कुछ ठीक है। वैसे हम लोग इस क्लास में डिस्कस कर रहे थे सिविक्स का चैप्टर 2 फेडरलिज्म, और ये हमारा थर्ड पार्ट है फेडरलिज्म वाले क्लास का थर्ड पार्ट। हम लोगों ने इंडिया के फेडरलिज्म को समझ लिया था कि हमारे इंडिया में किस तरीके के फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है। आज अभी शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल चेक करेंगे ताकि थियोरी के साथ हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन भी बन सके। हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में, इंडिया के फेडरलिज्म के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। 3 लिस्ट थे। यूनियन लिस्ट, वो जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर पे लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट, एंड थर्ड वन वाज कॉन्करेंट लिस्ट। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं तीनों पे ही, ताकि और बेहतर तरीके से हमें समझ में आ जाए। सपोज ये हमारा इंडिया है, अब भारत सरकार ने राजस्थान में एक जगह है पोखरन, यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो प्रश्न यह है क्या राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान की जो सरकार है वो इस मुद्दे पर इंटरफेयर कर सकती है? आंसर इसका नो, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट कम्स अंडर द सिक्योरिटी, या आप कह लो डिफेंस के अंदर आता है, और डिफेंस के अंदर पूरी तरीके से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही अधिकार है लॉ बनाने का। तो इस तरीके के मैटर में राजस्थान गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से अपना टेस्ट वगैरह करे, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा हम सिक्किम का लेते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक नया टेक्स्ट बुक लॉन्च करेंगे। तो क्या इनको भारत सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा? इनका क्वेश्चन ये है कि क्या इनको परमिशन लेना पड़ेगा इसके लिए? इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा? आंसर है नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का मतलब मैटर रिलेटेड टू एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। क्लियर? कॉन्करेंट लिस्ट में परमिशन नहीं लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन क्या हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से ही लॉ बना रखा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर पहले से कोई लॉ बना के रखे हो इस मैटर पे, इन दैट सिचुएशन कि अगर वो लॉ जो है इनके बुक वाले, जो बुक से रिलेटेड जो मैटर है, वो लॉ आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अगर सेंट्रल ने पहले से एक लॉ बना दिया, अब जब सिक्किम गवर्नमेंट बना रही है एक नया टेक्स्ट बुक लॉन्च करने के लिए, ऐसे सिचुएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से अगर क्लैश करेगा, इन दैट सिचुएशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होगा, सेंट्रल लॉ होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप बात समझिए, जैसे हमारे कंट्री में एक सीबीएसई होता है, एक स्टेट बोर्ड होता है, ठीक है। तो सीबीएसई से रिलेटेड जो भी मैटर करना है करिए। कल को सिक्किम गवर्नमेंट को चाहिए अगर आपको बुक लॉन्च भी करना, आप अपने स्टेट बोर्ड वाले मैटर से करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसको सीबीएसई में ऐड मत करो। अगर आपको सीबीएसई में ऐड करना है तो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो कि इसमें ऐड कर लो आप, तो ये पूरे इंडिया को फिर पढ़ाया जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही हमारे कंट्री में यहां पर कई सारे स्टेट्स मिलके, जैसे उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन जगहों में और भी कई सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र वगैरह भी इंक्लूड, इन जगह पे नक्सल का इशू है। नक्सल जो एक तरीके से मिलिटेंट ग्रुप है जो अपने ही कंट्री के लोग हैं और अटैक करते रहते हैं। उनको खैर गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है। इसको हम लोग कभी, जब हमारा सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो हम सेपरेट लेक्चर्स में ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों को डिस्कस करेंगे। तो नक्सल को के रिलेटेड क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, मान लीजिए पीएम जो है ऑर्डर कर सकते हैं कोई लॉ कि देखो तुम लोग ऐसे नहीं ऐसे काम करो, कोई एक पॉलिसी ऑर्डर कर सकते हैं कि तुम लोगों को ऐसे बिहेव करना चाहिए? आंसर है नहीं, नो।
ये मुद्दे जो हैं ये लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस है, और पुलिस जो है कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। अब बात समझिए, यहां पर आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। एक स्टेट का मैटर रहता तो चलता, तो ये स्टेट्स जो है ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर ये जो बगल वाले राज्य के हैं, ये इनके जो सीएम है ये हमें सपोर्ट नहीं किया, और हमें ऐसा लगता भी है कि ये लोग जो है नक्सल वालों से मिले हुए हैं। तो फिर इस सिचुएशन में रिक्वेस्ट वगैरह करके इनके लिए कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि सारे जितने जगह के पुलिस है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे पुलिस जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना मैटर, अपना जो है पॉलिसी बना के वर्क कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर किसी एक स्टेट में पॉलिसी डिक्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। ये है डिफरेंसेस। क्लियर? अब आज इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो अब प्रश्न ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए हुए हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजन है सेपरेशन ऑफ पावर, यही सफिशिएंट है फेडरलिज्म के लिए कि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा कंट्री फेडरल है? ऐसा नहीं है। कई सारे फैक्टर्स भी देखने रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर सी, जब बात करते हैं हम लोग फेडरलिज्म की, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो चलो, सेपरेशन ऑफ पावर इसको तो आप साइड रख दो। एक इंपॉर्टेंट बात होता है, इसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। ये भी चीज जस्टिफाई होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। तब जाके हम लोग समझेंगे कि हमारा कंट्री जो है फेडरल है। सो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म मीन्स, सबसे पहली बात, रेस्पेक्ट द डाइवर्सिटी, कि आपके कंट्री में जो डाइवर्सिटी है क्या आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो? हम चेक करेंगे उसके बेसिस पे। जो अभी हमारे कंट्री में भिन्नता है उसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, वो जो डाइवर्सिटी है उसमें यूनिटी है, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखो हमारे कंट्री में रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे बहुत डाइवर्सिटी है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा कंट्री एक तो सेक्युलर है, सेक्युलर है मीन्स एज सच कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं कर सकता, यानी कास्ट की डाइवर्सिटी बस गवर्नमेंट ये करेगी कि जो पिछड़े हुए लोगों हैं उनकी भी उन्नति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम करें। जैसे अति पिछड़े लोगों के बेहतरीन के लिए हमारे कंट्री के अंदर रिजर्वेशन का भी सिस्टम है, और अदर प्रोविजंस भी रहते हैं जिससे उनका वेलफेयर हो सके। जैसे कि गरीबों के लिए हमारे कंट्री में है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, बहुत सारे ऐसे योजनाएं जो उनको सर्व करती है। लेकिन वो चीज़ें जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और वो डिफरेंस जो ज़्यादा सोसाइटी के अंदर डीप लेवल तक एग्जिस्ट करता है उनके बारे में, तो ऐसे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट। हमारे कंट्री में मल्टीलिंगुअल, अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे बात करोगे, लैंग्वेज की अगर बात करोगे तो आप कंट्री के अंदर मोर देन 1300 डायलेक्ट्स हैं बोली। मतलब जैसे हिंदी है, हिंदी में भी कई अलग अलग तरीके के है ना, हरियाणा की हिंदी अलग है ना, उत्तर प्रदेश की हिंदी अलग है, बिहार की हिंदी अलग है, झारखंड की हिंदी अलग है। तो वो जो जगह जगह जाने पे थोड़े से बोलने में चेंजिंग आता है उसको बोलते हैं डायलेक्ट्स। तो हमारी कंट्री में 1300 से ज़्यादा डायलेक्ट्स हैं और मोर देन 120 लैंग्वेज है। तो इस चीज को क्या जस्टिफाई किया हम लोगों ने? तो मुद्दा ये था, जब हमारा देश आजाद हुआ कंट्री, तो उस टाइम का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कुछ और था। लैंग्वेज के बेसिस पे जब हमारे कंट्री के अंदर स्ट्रगल हो रहा था, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो है लैंग्वेज के बेसिस, जब कल को हम फ्रीडम गेन कर लेंगे तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करेंगे। तो शुरुआत में जो है जब स्टेट को डिवाइड करने की बात आई, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी 1947 में कमीशन बनाए गए। कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे हम कंट्री में डिवीजन नहीं कर सकते, अलग अलग स्टेट नहीं फॉर्म कर सकते। बट वही है, कंट्री के अंदर फिर प्रॉब्लम हुआ और 1953 में
आंध्र प्रदेश के एक पॉलिटिकल लीडर थे, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे कि हमें हमारा तेलुगु रीजन, जो तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं, वो चाहिए। तो फर्स्ट टाइम आंध्र प्रदेश बना। उनके डेथ के बाद जो है, हंगर स्ट्राइक के बाद फर्स्ट स्टेट बना आंध्र प्रदेश। इसी के बाद 1956 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव आता है जिसको बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसके तहत लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए जाते हैं। लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स, जैसे आज के टाइम में है ना, हमारा कर्नाटका कन्नड़ बेस्ड है, आंध्र प्रदेश तेलुगु बेस्ड है, मद्रास या फिर आप तमिलनाडु कह लो तो तमिल बेस्ड है, केरला मलयालम बेस्ड है, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात इस तरीके से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए गए। पंजाब, हरियाणा, ये सारे के सारे लैंग्वेज बेसिस पे। क्लियर है? तो ये ना बनाने का शुरू में रीजन ये था, एक तो कंट्री का डिवीजन हो गया था। अब किसी भी तरीके का कंट्री का डिवीजन चाहते नहीं थे। एक बात याद रखिएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो उनको बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स वाई दे ऑलवेज हैव पॉजिटिव इंटेंट, और आप ये कह सकते हो दे ऑलवेज whatever they do it's always for the welfare of country। तो ऐसे पॉलिटिकली बायस्ड मत होइएगा। तो ये हो गया लैंग्वेज बेस। इनका डर था कि लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री आपका डिस्टर्ब ना हो जाए, दैट इज द रीजन जो है उस समय बना नहीं रहते। लेकिन फाइनली बना, और बनने के बाद हमें ये भी देखने को मिला लैंग्वेज के बेसिस पे बना, और ये एक तरीके से यूनिटी भी शो किया। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारा ये सारे स्टेट्स अच्छे से फ्लरिश भी कर रहे हैं और यूनाइटेड भी है। बट अब बात आती है, क्या लैंग्वेज के ही बेस पे हमारे राज्य बने? नहीं। जैसे एथनिक बेस पे भी राज्य बने। एथनिक मतलब उस जगह की पूरी कम्युनिटी डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर को फॉलो करती है। जैसे एथनिक बेस्ड पे नागालैंड बनाया गया एक स्टेट। जियोग्राफी बेस्ड पे, जियोग्राफी के बेस्ड पे हमने उत्तराखंड बनाया। जियोग्राफी के बेस्ड पे कि डिफरेंट जियोग्राफी है यूपी से, तो इसको सेपरेट करके हमने उत्तराखंड बनाया। ट्राइबल, हमें ये लगा कि यहां का जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल ज्यादा है, इनके लिए सेपरेट, तो हमने झारखंड बनाया। बात आप समझ रहे हो? सिर्फ लैंग्वेज के ही बेसिस पे हमने अलग अलग स्टेट्स नहीं बनाए थे, हमने एथनिक बेसिस पे बनाया, जियोग्राफी के बेसिस पे बनाया, ट्राइबल बेसिस पे बनाया। और अगर आप किसी लैंग्वेज के बेस्ड पे देखोगे तो हमारी कंट्री में आपको वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं मिलेगा एग्जैक्ट एकदम। अगर आप तेलुगु रीजन में भी जाओगे तो ऐसे आपको मिल जाएंगे तमिल बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले। हाँ, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको तेलुगु मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमें कंट्री में यूनिटी की भी जो जरूरत थी वो भी गेन हुआ, हमने डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट किया। सो यस, वी आर फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। क्लियर? आगे सच जो लैंग्वेज था वो एक सीवियर मैटर था, तो इसको कैसे हमारे गवर्नमेंट ने हैंडल किया, लैंग्वेज को लेकर पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी गवर्नमेंट ने, देखो अगर इंडिया में ही बात करोगे तो मोर देन 40% पॉपुलेशन जो है हिंदी बोलती है। पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, बाकी के रिमेनिंग उनका अपना रीजनल लैंग्वेज है, यानी 60 मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोलता। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बात तो समझ में आ गया कि आप किसी के ऊपर हिंदी लैंग्वेज इंपोज नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन फर्स्ट स्टेप लिया गया, नो नेशनल लैंग्वेज। ये इस बात को शो करता है कि कोई भी लैंग्वेज अपने में सुपीरियर नहीं है, और एट द सेम टाइम कोई भी लैंग्वेज इंफीरियर नहीं है। चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, विद रिस्पेक्ट टू हिंदी ऐसा नहीं है कि हिंदी सुपीरियर है, सारे इक्वल है। नो नेशनल लैंग्वेज, हमारे कंट्री का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, ऑफिशियल
लैंग्वेज हो सकता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में जो है गवर्नमेंट काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा, उनके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी एंड इंग्लिश। शुरुआत में सिर्फ हिंदी ही था, मतलब जब आज़ादी हुआ तो हिंदी इंग्लिश दोनों था। बाद में 1965 के आसपास इंग्लिश को हटाया जा रहा था, लेकिन इसको लेकर तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि हम इंग्लिश समझते हैं, हिंदी हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो फिर उसको वापस से कर दिया गया। तो आज के टाइम में हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम करेगा वो हिंदी और इंग्लिश में ये डन है। क्लियर बात। इसके अलावा गवर्नमेंट ने संविधान के अंदर क्योंकि लैंग्वेज एक बहुत सीवियर मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक 8th शेड्यूल आपको मिलेगा। 8th शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब हमेशा याद रखिएगा एक लिस्ट है। तो 8वीं जो लिस्ट है उसके अंदर लैंग्वेज दिए गए, लगभग 22 लैंग्वेज है उसके अंदर। टाइम टाइम पर इस पे लैंग्वेज ऐड होते रहते हैं। शुरुआत में बहुत कम थे, शायद 14 थे, उसके बाद धीरे धीरे ऐड हुए। तो 22 लैंग्वेज दिए हुए हैं। ये 22 लैंग्वेज वो हैं, 22 लैंग्वेज ये वो है कि जैसे इनका इस्तेमाल आप एग्जाम में कर सकते हो। जैसे अब आप समझो, कोई बंदा मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहा है, अब वो है तमिलनाडु से, तमिलनाडु के एक विलेज से। अब उसे ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आता है ना इंग्लिश, वो कैसे एग्जाम देगा? दैट इज द रीजन 22 लैंग्वेज, यानी कि अगर एग्जाम वो चाहता है तो इनमें से एक लैंग्वेज चूज कर सकता है। ये 22 लैंग्वेज समहाउ हमारे पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करता है मेजर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये शेड्यूल लैंग्वेज 22 लैंग्वेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्लियामेंट में यूज कर सकते हो, आपको बोलना है इनमें से कोई लैंग्वेज चूज कर सकते हो। एंड अगर आप इसको फिगर आउट करोगे तो ऐसा इंडिया का कोई कोना नहीं है जो इस लैंग्वेज को कवर ना करे। इसके अंदर कोंकणी है, तमिल है, तेलुगु है, सारा कुछ है। क्लियर बात। लगभग हमारे सारे लैंग्वेज है। तो इंडिया ने क्या किया, पहली बात ये कि हमारा नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं किया ताकि हमारे कंट्री के अंदर किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो लैंग्वेज को लेकर। दूसरी बात, हमारे संविधान में ही जो है ये बात दिया गया है कि 8वीं सूची के अंदर देयर इज 22 लैंग्वेज विच विल यूज फॉर द एग्जाम एंड ऑफिशियल पर्पज। ठीक है, एग्जाम, पार्लियामेंट, ऑफिशियल और भी जो भी इनका यूज हो। तीसरा, सारे राज्यों को अलाउ है, स्टेट कैन मेक देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। मीन्स कोई भी राज्य अगर वो चाह रहा है कि भाई मुझे मेरे राज्य के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाना है वो आपके लैंग्वेज में नहीं है, तो ये भी अलाउ है। आपकी, मैंने कहा ना फेडरलिज्म है हमारे कंट्री में, तो स्टेट्स को अलाउ है, उनकी जो मर्जी करे वो लैंग्वेज अपना एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं अपने राज्य के मैटर को डील करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और खास बात ये है, इंग्लिश आपके 22 जो लैंग्वेज दिए गए सूची में ये नहीं, इसमें नहीं है। इवन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, जो कि 8th शेड्यूल में नहीं है। इसी तरीके से गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। जब जिस टाइम पर ये गोवा का ऑफिशियल लैंग्वेज बना उस टाइम पे ये 8वीं सूची के अंदर नहीं था, बाद में ऐड हुआ। तो कोई भी लैंग्वेज आप बना सकते हो। एक प्रश्न मैं पूछता हूं, उसका आप लोग कमेंट में आंसर लिखिएगा, और आपका ये एक तरीके से एक अलग तरीके का इंफॉर्मेशन भी आपके जानकारी मतलब आएगा। हरियाणा जब बना था, हरियाणा स्टेट, तो इसने अपना 2 ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए थे। उनमें से एक तो चलो हरियाणवी कह लो या हिंदी जो भी है, दूसरे का नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, शॉक लगेगा आपको ये आप सर्च करोगे जब। तो ये क्लियर है, ऑफिशियल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जिनके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है काम करता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि हमारे कंट्री में
कभी भी कहीं से भी कोई एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज पे इम्पोज नहीं किया जा सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि हिंदी इम्पोज कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, बट पॉलिटिकल फालतू चीज़ें चलता रहता है, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में हो रहा है, या ये फालतू चीज़ें, इन पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस समझना है चीज़ों को। बाकी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट से रिलेशन कैसा है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट के साथ रिलेशन, क्या ये वाकई में फेडरलिज्म को फॉलो करते थे? अभी तो हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे देख लिया कैसे हमने सोसाइटी को यूनाइट करने की कोशिश की, लेकिन गवर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर बेस से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट दिए हुए हैं, ये क्लियर है। अब आगे समझो आप, बात ये था कि जब कंट्री हमारा आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, ज़्यादातर इन दोनों ही जगह पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती थी ज़्यादातर सेम होती थी, दैट इज कांग्रेस। ये मैं बता रहा हूँ 1990 से पहले, 1990 से पहले की कहानी ये थी, चाहे वो सेंटर में अगर गवर्नमेंट बन रहा है तो वो भी कांग्रेस की होती थी, राज्यों में जहां पे भी गवर्नमेंट बन रहा था वहां पे भी कांग्रेस ही बनता था। इन केस अगर कहीं पे डिफरेंट गवर्नमेंट बन गया बिफोर 1990, इन केस अगर कोई डिफरेंट गवर्नमेंट, इन केस अगर कोई डिफरेंट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी किसी स्टेट में, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए केरला में बनाया गया, तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एक संविधान में प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, संविधान में प्रोविजन है आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी, प्रेसिडेंट रूल लगा देती थी, उस गवर्नमेंट को हटा देती थी। ये फ्रिक्वेंटली चल रहा था 1990 से पहले। ये भी हटाने का ऐसा ही नहीं होता। आर्टिकल 365 में ये रूल है, 365 में ये है कि अगर सेंटर ने कोई ऑर्डर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया या कोई ऑर्डर डिक्टेट किया, तो स्टेट को मानना ही पड़ेगा। और यही चीजें बड़ी प्रॉब्लम करती थी। इस बात को माना है कि नहीं माना है, ये गवर्नर डिसाइड करते थे, गवर्नर, और वो जो है रिपोर्ट करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती थी, इनके मन का कोई है नहीं, तो फिर ये जो है गवर्नर के थ्रू उनको हटवा के अपना जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, फिर आगे जब इलेक्शन होगा तो होगा। अब 1990 के बाद क्या हुआ, 1990 के बाद ये हुआ कि जो अलग अलग स्टेट्स थे, यहाँ पे रीजनल पार्टीज जो है फेमस होने लगी, रीजनल पार्टीज जो है वो राइज होने लगी, फेमस होने लगी। जैसे कि यूपी में अगर बात करें तो सपा है, एसपी, बीएसपी, इस तरीके की पार्टी। वहीं हम लोग अगर बिहार की बात करें, आरजेडी, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसके अलावा आप केरला की बात करो, सीपीएम, सीपीआई, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टी ये राइज होने लगी। अब अगर आप पार्लियामेंट के सीट्स की बात करेंगे, पार्लियामेंट की सीट्स की बात करेंगे तो पूरे कंट्री से आ रहे हैं सीट्स, पूरे कंट्री से आ रहे हैं, पूरे कंट्री से चुन के। अब हो क्या रहा है, यूपी से सपा के मेंबर ज्यादा आ गए या बीएसपी के मेंबर आ गए, कुछ कांग्रेस के कम हो गए। ऐसे ही बिहार से आरजेडी के मेंबर आ रहे हैं तो जेडीयू के मेंबर आ रहे हैं। अब हुआ क्या कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट बनाना है तो आपको इस पार्टी से भी कंसल्ट करना पड़ेगा, इनसे भी कंसल्ट करना पड़ेगा, इन सभी से कंसल्ट करके तभी, क्योंकि आपको कितने सीट चाहिए, मोर देन 272, ये आपका थ्रेशोल्ड लेवल है पार्लियामेंट के लिए।
अब इन छोटे छोटे पार्टीज से हेल्प लेके, मीन्स मल्टीपल पार्टीज, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टीपल पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट मीन्स क्योंकि ये मेंबर्स ज्यादा दे रहे हैं तो इनकी वैल्यू बढ़ गई सेंट्रल लेवल पे। अब इनकी वैल्यू बढ़ने के कारण ऑब्वियस सी बात है, अब जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन ज्यादा होने लगा। सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या बढ़ गया? कोऑपरेशन। पहले जो है पूरी तरीके से डोमिनेशन था, इस टाइम पर पूरी तरीके से डोमिनेट करते थे, अब कोऑपरेशन बढ़ गया क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए। और इसी दौरान पे हमारी जुडिशियरी ने कुछ ऐसा न्याय दिया जिसके कारण प्रेसिडेंट रूल पर लिमिट लगा दिया गया, यानी कि आप जो है बिना सोचे समझे प्रेसिडेंट रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारे लिमिट लग गए, तो फ्रीक्वेंटली अब इस्तेमाल भी नहीं होता। अब अगर आप जैसे मोदी गवर्नमेंट ही देखिए, आपको रेयरली कहीं एक दो जगह प्रेसिडेंट रूल सुनने को मिला होगा, अदरवाइज नहीं मिलता। या उसके पहले भी आप गवर्नमेंट देखो, मतलब 1990 के बाद आप फ्रीक्वेंटली देखिए तो प्रेसिडेंट रूल का इंप्लीमेंटेशन बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो फेडरलिज्म, ये सब इंप्लीमेंटेशन, ये एक इवोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आप थियोरेटिकली आपने लिख दिया और अगले दिन से जो है पूरी तरीके से कंट्री जो है फेडरलिज्म को मानने लगेगी। क्लियर है? इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। दैट्स व्हाट वी कॉल evolution is the solution. Okay.